आज की इस गहराई से चर्चा में हमारे सामने रिसर्च पेपर्स का एक बहुत ही शानदार स्टैक है और साथ ही इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ बेहतरीन नोट्स भी हैं। और इन सभी को मिलाकर आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। बिल्कुल। हम उस अदृश्य दुनिया का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं जिसे विज्ञान में मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव या माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर कहा जाता है। अक्सर माइक्रोब्स या सूक्ष्म जीवों का नाम सुनते ही दिमाग में इन्फेक्शन और बीमारियों की ही तस्वीर बनती है ना। हाँ, बिल्कुल बनती है। लेकिन आज हम इन पेपर्स के जरिए इस पुरानी सोच को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। सही कहा। आज हम बहुत ही सरल भाषा में और विस्तार से समझेंगे कि कैसे ये अदृश्य जीव हमारी रसोई से लेकर कारखानों और खेतों तक सब कुछ चला रहे हैं। अगर हम इनकी सर्वव्यापकता की बात करें तो मतलब ये सच में हैरान करने वाला है। ये सिर्फ हमारे आसपास ही नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी के उन स्थानों पर भी पनप रहे हैं जहां जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। बिल्कुल। जैसे गहरी मिट्टी के अंदर या बर्फ की कई मीटर मोटी परतों के नीचे। और यहाँ तक कि उन थर्मल वेंट्स या उबलते गर्म पानी के झरनों में भी जहां तापमान 100 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जाता है। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस और प्रियॉन, ये सब इस माइक्रोबियल दुनिया के अलग-अलग रूप हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि विज्ञान ने इस अदृश्य दुनिया को हमारे लिए दृश्यमान बना दिया है। लैब में जब हम पोषक माध्यमों पर इन बैक्टीरिया और फंगी को उगाते हैं तो ये अपनी संख्या इतनी तेजी से बढ़ाते हैं कि एक बड़ी कॉलोनी का रूप ले लेते हैं। और तब हम बिना किसी माइक्रोस्कोप के उन्हें अपनी आंखों से पेट्री डिश पर देख पाते हैं। बिल्कुल। हमारी दुनिया सिर्फ उन बड़ी चीजों से नहीं चल रही जिन्हें हम रोज देखते हैं। इस पूरी पृथ्वी का बायोमास और हमारे जीवन का आधार इन्हीं माइक्रोब्स के कंधों पर टिका है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस बात को थोड़ा और करीब से देखने के लिए कारखानों या लैब से पहले सीधे हमारी अपनी रसोई का रुख करते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी किचन असल में दुनिया की सबसे पुरानी माइक्रोबायोलॉजी लैब है। एकदम सही। रोजमर्रा के नाश्ते में जो हम दूध से बना दही खाते हैं या इडली और डोसा खाते हैं और यहाँ तक कि बेकरी की ताज़ा ब्रेड, ये सब इन माइक्रोब्स के बिना संभव ही नहीं है। अगर हम दही की बात करें तो इसके पीछे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी LAB का पूरा एक साम्राज्य काम कर रहा होता है। लैक्टोबैसिलस इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया के पीछे की साइंस बड़ी ही खूबसूरत है। जब हल्के गर्म दूध में थोड़ा सा जामुन मिलाया जाता है तो असल में उस एक चम्मच जामुन में लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, जो दूध के अंदर जाते ही तेजी से अपनी आबादी बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और लैक्टिक एसिड छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये एसिड दूध के प्रोटीन को जमा देता है और उसे आंशिक रूप से पचा भी देता है। और मैंने पढ़ा है कि इसका फायदा सिर्फ स्वाद या टेक्सचर तक सीमित नहीं है। हाँ, दही बनने की इस प्रक्रिया में विटामिन B12 की मात्रा अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है। यानी माइक्रोब्स ने एक साधारण दूध को एक हाई न्यूट्रिशन सुपरफूड में बदल दिया। और इतना ही नहीं, जब ये LAB हमारे पेट में पहुंचते हैं तो ये वहाँ एक गार्ड की तरह काम करते हैं और बीमारी पैदा करने वाले दूसरे हानिकारक माइक्रोब्स को पनपने से रोकते हैं। विटामिन B12 वाला ये पहलू सच में बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम इडली, डोसा या ब्रेड के आटे की बात करें तो वहाँ भी किण्वन या फर्मेंटेशन का ही जादू है। इडली के आटे को जब रात भर रखा जाता है तो अगली सुबह वो फूल कर बर्तन से बाहर आने लगता है। ये और कुछ नहीं बल्कि बैक्टीरिया द्वारा निकाली गई भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कमाल है। बिल्कुल, यही चीज ब्रेड के साथ भी होती है ना। हाँ, बेकिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से एक खास यीस्ट पर निर्भर है जिसे बेका यीस्ट कहा जाता है। विज्ञान में इसका नाम सैक्रोमाइसिस सेरेवीजी है, जो आटे के अंदर फर्मेंटेशन करता है। सही कहा। यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है जो आटे में फंस जाती है और जब हम उसे बेक करते हैं तो वही गैस बाहर निकलते हुए ब्रेड को स्पंजी और जालीदार बना देती है। दक्षिण भारत का एक मशहूर पारंपरिक पेय है टोडी, जो ताड़ के पेड़ के रस को इसी तरह माइक्रोब्स की मदद से फर्मेंट करके बनाया जाता है। रसोई के अन्य उत्पादों में एक और शानदार उदाहरण है चीज। दुनिया भर में चीज की हजारों वैरायटी हैं और हर एक का टेक्सचर और स्वाद एक विशेष माइक्रोब की देन है। मुझे बचपन के वो कार्टून्स याद आ रहे हैं जिसमें चूहों को बड़े बड़े छेदों वाला चीज खाते हुए दिखाया जाता था। हाँ, वो असल में स्विस चीज होता है और वो बड़े छेद प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मेनाए नाम के एक बैक्टीरिया द्वारा छोड़ी गई भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के कारण बनते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम प्रीमियम रॉक्यूफोर्ड चीज की बात करें तो इसके पकने की प्रक्रिया में एक खास तरह के कवक या फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। ये फंगस
चीज के अंदर ग्रो करता है और उसे एक ऐसा विशिष्ट स्वाद देता है जिसके लिए लोग भारी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमारी रसोई से शुरू हुआ फर्मेंटेशन का ये सिलसिला जब बड़े औद्योगिक पैमाने पर पहुंचता है तो ये और भी हैरान कर देता है। कल्पना कीजिए विशालकाय बर्तनों की, जो कई मंजिला इमारतों जितने ऊंचे होते हैं, जिन्हें फर्मेंटर्स कहा जाता है। बेवरेज इंडस्ट्री और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पूरी तरह से इन्हीं फर्मेंटर्स पर टिकी है। अगर हम किण्वित पेय पदार्थों की बात करें तो यहाँ भी यीस्ट ही मुख्य नायक है। वही साइक्रोमाइसिस सेरेविसी, जिसे हम किचन में बेकर यीस्ट कह रहे थे, उद्योगों में आकर वो ब्रेवर यीस्ट बन जाता है। इंसान हजारों सालों से अनाज और फलों के रसों को फर्मेंट करके अल्कोहल बना रहा है। वाइन और बियर का उत्पादन किण्वित रस से सीधे होता है, इसलिए इनमें अल्कोहल की मात्रा कम होती है। लेकिन जब इसी लिक्विड को आसवन प्रक्रिया यानी डिस्टिलेशन से गुजारा जाता है, तब जाकर विस्की, ब्रांडी और रम तैयार होते हैं। बेवरेज इंडस्ट्री तो सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हम चिकित्सा जगत की संजीवनी की बात करें, 20वीं सदी की सबसे बड़ी मेडिकल क्रांति। आप एंटीबायोटिक्स की खोज की बात कर रही हैं, जो कि एक फंगस की देन थी? बिल्कुल। एंटीबायोटिक शब्द का अर्थ ही है जीवन के खिलाफ, लेकिन इंसान के लिए ये पूरी तरह से जीवनदायी है, क्योंकि ये बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया के जीवन के खिलाफ काम करता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज का वो किस्सा बड़ा मशहूर है, जहां उनकी एक अनदेखी पेट्री डिश पर एक फंगस उगाया था। हाँ, पेनिसिलियम नोटाटम। और फ्लेमिंग ने देखा कि उस फंगस के आसपास कोई भी स्ट्रेफिलोकोकस बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। उस फंगस ने एक ऐसा रसायन छोड़ा था जिसने बैक्टीरिया को मार दिया। और बस उसी रसायन को आज हम पेनिसिलिन के नाम से जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस एंटीबायोटिक ने लाखों घायल सैनिकों की जान बचाई थी। आज हमारे पास अलग अलग माइक्रोब्स से निकाले गए कई एंटीबायोटिक्स हैं, जिनकी बदौलत प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया और कुष्ठ रोग जैसी भयानक बीमारियां आज पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। और बात सिर्फ एंटीबायोटिक्स तक सीमित नहीं है। आज के समय में हमारे बाजार ऐसे उत्पादों से भरे पड़े हैं जिनमें माइक्रोब्स द्वारा बनाए गए रसायनों का सीधा इस्तेमाल होता है। ये सच में एक शानदार इंसाइट है। कोल्ड ड्रिंक्स में जो खट्टापन होता है वो अक्सर किसी फल से नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल फंगस से आता है। जैसे सिट्रिक एसिड, जिसे एस्परजिलस नाइगर नाम के फंगस से व्यावसायिक स्तर पर तैयार किया जाता है। एसिटिक एसिड के लिए एसिटोबैक्टर एसिटाई बैक्टीरिया का उपयोग होता है। ब्यूटेरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम से मिलता है और लैक्टिक एसिड तो हमारा परिचित लैक्टोबैसिलस बनाता ही है। और एंजाइमों का इंडस्ट्रियल उपयोग तो बहुत ही जादुई है। टीवी पर जो डिटर्जेंट के विज्ञापन जिद्दी तेल के दाग हटाने का दावा करते हैं, वो कोई केमिकल चमत्कार नहीं है। नहीं, वो माइक्रोब्स द्वारा तैयार लाइपेज नाम का एक एंजाइम है। लाइपेज का काम ही तेल और वसा को पचाना है। इसी तरह जब हम बाजार से डिब्बा बंद फलों का जूस लाते हैं तो वो घर के जूस के मुकाबले बहुत साफ दिखता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल जूस को साफ करने के लिए पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस नाम के एंजाइमों का इस्तेमाल किया जाता है, जो सारे रेशों को पचाकर जूस को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बना देते हैं। अगर हम मेडिकल फील्ड के कुछ और क्रिटिकल उपयोगों को देखें तो ये रिसर्च हमें कुछ बेहद चमत्कारिक अणुओं के बारे में बताती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए इसे क्लॉट बस्टर कहा जाता है ना? बिल्कुल। जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो अक्सर इसकी वजह रक्त वाहिकाएं में खून का थक्का जमना होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार किया गया स्ट्रेप्टोकाइनेज उस थक्के को पिघलाकर मरीज की जान बचाने में क्रिटिकल भूमिका निभाता है। ऐसे ही एक और लाइफ सेविंग मॉलिक्यूल का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। जब किसी मरीज का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो मानव शरीर का इम्यून सिस्टम उस नए अंग को रिजेक्ट करने की कोशिश करता है। ऐसे में मरीज को इम्यूनोसप्रेसेंट यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को शांत करने वाली दवाइयां दी जाती हैं। और साइक्लोस्पोरिन ए एक ऐसा ही इम्यूनोसप्रेसेंट है जिसे ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम नाम के फंगस से निकाला जाता है। एक और बड़ा उदाहरण स्टैटिन का है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टैटिन का उत्पादन मोनास्कस परप्यूरियस नाम की यीस्ट से होता है। इंसान के शरीर और कारखानों के बाद अब बात करते हैं हमारे शहरों की लाइफलाइन की। दुनिया के हर बड़े शहर की सबसे बड़ी चुनौती है सीवेज, यानी शहर से निकलने वाला गंदा पानी और वाहित मल। इस पानी में इतने पैथोजेंस होते हैं कि इसे सीधा नदियों में डालना एक इकोलॉजिकल सुसाइड होगा। यहीं पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी काम आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट का पहला चरण प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जो भौतिक रूप से काम करता है। इसमें कूड़े, कचरे और मिट्टी को फिल्टर और सेडिमेंटेशन से अलग किया जाता है। लेकिन असली चुनौती उस पानी में घुली हुई गंदगी है।
यहीं से सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है, जो पूरी तरह से माइक्रोब्स पर निर्भर है। इस गंदे पानी को वातन टैंक या एरेशन टैंक में भेजा जाता है, जहां हवा पंप की जाती है। ऑक्सीजन मिलते ही पानी में मौजूद लाभदायक बैक्टीरिया और फंगी की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है और ये फ्लॉक्स बना लेते हैं। ये फ्लॉक्स पानी में मौजूद सारे कार्बनिक कचरे को तेजी से खाने लगते हैं, जिससे पानी का बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम होने लगता है। बीओडी कम होने का सीधा मतलब है पानी का साफ होना। और जब ये पानी साफ हो जाता है तो उन बचे हुए फ्लॉक्स को, जिसे सक्रियत आपंक कहा जाता है, अवायवीय आपंक संपाचरित या एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होती और बिना ऑक्सीजन वाले बैक्टीरिया इन्हें पचाकर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यही गैसों का मिश्रण बायोगैस है। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान का पूरा आधार यही माइक्रोबियल ट्रीटमेंट तकनीक है। बायोगैस का यह सिद्धांत सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है। गोबर गैस के रूप में भारत के ग्रामीण परिदृश्य का भी अहम हिस्सा है। यहाँ मुख्य पात्र मीथेनोजन बैक्टीरिया हैं, जैसे मीथेनोबैक्टीरियम। ये पशुओं के पेट यानी रूमेन में होते हैं और सेल्यूलोज पचाते हैं। पशुओं के गोबर से बायोगैस बनती है, जिसका प्लांट 10 से 15 फीट गहरा होता है। भारत में IARI और KVIC ने इस तकनीक को घर घर पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अब खेती की बात करते हैं। रासायनिक कीटनाशकों और खादों ने मिट्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसलिए अब ध्यान जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग पर है। ये सभी कीड़ों को मारने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि इकोसिस्टम में एक संतुलन बनाता है। तो इन सब का क्या अर्थ निकलता है? इसका अर्थ है जैव नियंत्रण या बायो कंट्रोल अपनाना। जैसे ट्राइकोडर्मा कवक पौधों की जड़ों को बीमारियों से बचाता है, और बैक्यूलोवायरसेस ऐसे वायरस हैं जो सिर्फ खास हानिकारक कीड़ों को मारते हैं। और ये पौधों, पक्षियों या फायदेमंद कीड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। रसायनों की जगह हम जैव उर्वरकों का भी उपयोग कर सकते हैं। राइजोबियम और एजोस्पिरिलम जैसे बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को सोखकर पौधों को देते हैं। और माइकोराइजा, जो कि ग्लोमस कवक है, पौधों को मिट्टी से फास्फोरस देता है और सूखे व बीमारियों से बचाता है। धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया बहुत महत्वपूर्ण जैव उर्वरक हैं। बिल्कुल, ये मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाते हैं। आज की इस गहराई से चर्चा में ये साफ हो गया है कि हमारी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण नायक वो हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। बिना सूक्ष्म जीवों के ना तो हमारा भोजन संभव है, न दवाइयाँ, ना ही साफ पर्यावरण। अगर हमारी दवाइयाँ, हमारा भोजन, पानी का शुद्धिकरण और खेतों की उर्वरता पूरी तरह से इन अदृश्य सूक्ष्म जीवों के पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर है, तो सोचने वाली बात यह है कि इंसान के अपने शरीर का स्वास्थ्य और अस्तित्व हमारे अंदर और हमारे चारों ओर मौजूद इस अदृश्य दुनिया पर वास्तव में किस हद तक निर्भर करता है। क्या हम खुद भी एक चलते फिरते इकोसिस्टम मात्र हैं? इस विचार के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।